फाटक की समस्या है, पिछले 20-30 साल से शहर का हर आदमी इसको भुगत रहा है। उसके रोजाना के 2 से 3 घंटे उस रेल फाटक पे खड़े हुए निकल जाते हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर सुराणा जी का सानिध्य मिला, स्वर्गीय माणिकचंद जी सुराणा का। उन्होंने एक बात सिखाई कि जब लड़ाई शुरू करनी हो तो मैदान में बाद में जाना, उससे पहले आप कागज पे आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो इशू क्या है, इशू की पूरी जानकारी जुटाना, फिर उसके लिए पढ़ना और कैसे लड़ना है, क्योंकि लड़ाई केवल सड़क पे नहीं होती, फाइनल लड़ाई तो आप टेबल पे जीतते हो। सड़क की लड़ाई से आप टेबल पे सामने वाले को ले आते हो, युद्ध की भाषा में बात करो, वार रूम होता है। हाँ, जब आप सड़क पे लड़ते हो तो आप अगले जिनके सामने लड़ रहे हो, सरकार से लड़ रहे हो, उनको टेबल पे लाने के लिए मजबूर कर देते हो। लेकिन जब टेबल पे आप लड़ते हो तब आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास तर्क और तथ्य होना चाहिए, वहाँ आप जीतते हो। तो ये बात सुराणा जी से खूब सीखी। भाग्य की बात है कि हम लोग राजस्थानी भाषा के मान्यता के मसले को वोट का मसला नहीं बना पाए। ठीक बात है। हमारी जो बिरादरी है, राजनीतिक दलों नेताओं की बिरादरी, वो वोट के मसले के अलावा उनको कोई बात समझ में नहीं आती। नमस्कार, लॉ एंड एक्सप्रेस की द चेंज मेकर्स सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम इस कार्यक्रम में ऐसे लीडर्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपने जोश और जुनून से समाज को बदलने की एक नई इबारत रची। बहुत सारे ऐसे लीडर से हमने आपको परिचय करवाया है और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो न सिर्फ मैदान में संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं, बल्कि विचार से भी एक ऐसे नेता है जिन्होंने बहुत कम उम्र में समाज का, परिवेश का, बल्कि देश का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी शेखावत की, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से समाज में एक नया बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी कोशिशों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें शामिल है जहां इन्होंने न सिर्फ इनोवेशन किया, बल्कि समाज के उस वर्ग को राहत देने की कोशिश की जो टैलेंट पे है, जो आखिरी मकाम पर है, उसको आगे लाने के लिए सुरेंद्र जी ने प्रयास किए। सुरेंद्र जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया। सुरेंद्र जी, पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि चाहे विश्वविद्यालय आंदोलन हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का मुद्दा हो, और चाहे अभी की बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बीकानेर में बनाने की बात हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने अगुवाई की। बल्कि जहाँ तक मुझे पता है कि विश्वविद्यालय, बीकानेर विश्वविद्यालय बनाने का जो आंदोलन था वो चल भले ही 70 के दशक से रहा हो, लेकिन अंतिम रूप से जब इसको रूप मिला या इस मांग को माना गया, तब उसकी अगुवाई में भी आप ही थे। किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ा और आज जिस बीकानेर की हम परिकल्पना कर रहे थे, एक छात्र राजनीति से करते हुए आप सक्रिय राजनीति में आप आ गए हैं, तो कैसा बीकानेर आप देखते हैं, उस पर बात करेंगे। देखिए, जब मैं कॉलेज में आया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स स्टार्ट की, तब बीकानेर में यूनिवर्सिटी की डिमांड एक बड़ा इशू था। 1970 से बड़ा आंदोलन चल रहा था, समय समय पे आंदोलन बड़ा भी हुआ, लेकिन डिमांड पूरी नहीं हुई। तो जब हम लोग कॉलेज में थे तब हम लोगों ने एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाई और पूरे डिवीज़न में हम लोग घूमे, सारे कॉलेजेस में गए, सब स्टूडेंट्स को साथ जोड़ा, सारी पार्टियों के नेताओं से मिले, उनको साथ जोड़ा, सामाजिक संगठनों से मिले, और यूँ करते करते वो आंदोलन बड़ा हो गया। और ये तय हो गया कि सरकार को अब हमारी बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन सरकार का तो कार्यकाल खत्म होने का था, अशोक गहलोत जी की सरकार थी 98 से 2003 की, और अंतिम समय में ऐसा लगा कि ये हमारी डिमांड ऐसे ही रह जाती लगती है, यहाँ भी होना। तो फिर हम सब लोगों ने तय किया, भूख हड़ताल में बैठे, 6 दिन की लंबी भूख हड़ताल हुई, और फाइनली जो बीकानेर के प्रभारी मंत्री राधेश्याम गंगानगर वो आए, कल्ला जी यहाँ से मंत्री थे, और उस पर सहमति हुई, एक लिखित समझौता हुआ, और बाद में यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस आया, यूनिवर्सिटी बनी। ये बात तकलीफदेह है कि जिस तरह का विश्वविद्यालय हम चाहते थे वैसा विश्वविद्यालय तो नहीं बन पाया इन 20 साल में भी। हाँ, 20 साल में भी देखिए एक एग्जामिनेशन सेंटर जैसा ही डेवलप हो पाया है। विश्वविद्यालय का मतलब कोई एग्जामिनेशन सेंटर थोड़ी होता है। विश्वविद्यालय का मतलब तो है कि जहाँ रिसर्च हो, जहाँ नई चीज़ें विकसित हो, इनोवेशंस हो, और पूरी दुनिया को जहाँ के रिसर्च का लाभ मिल सके। हालांकि
इसको मैं ख्याली पुलाव भी कह सकता हूँ, लेकिन विश्वविद्यालय का जैसा स्वरूप होना चाहिए, जैसी हम लोगों ने कल्पना की थी वैसा तो नहीं हुआ। पर निश्चित है, जब कोई पेड़ बीज लगाए तो पेड़ भी बनेगा, कोई अच्छा प्रशासक आएगा, कोई अच्छा लीडरशिप विश्वविद्यालय को बनेगा, तो निश्चित रूप से जिस तरह की हमारी कल्पनाएं थी वो साकार होंगी। लेकिन ऐसे आरोप लगते रहे हैं सुरेंद्र जी कि जिस संकल्प शक्ति के साथ आंदोलन शुरू हुआ था, जिस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था, इस 20 साल में वो आंदोलन कमजोर ही हुआ। ये जो विश्वविद्यालय, जैसा कि आपने कहा कि एग्जामिनेशन सेंटर ही है, बहुत सारी भाषाओं के विभाग नहीं है, हिंदी के विभाग भी नहीं है, और वो बात है कि बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो इसमें आप किसकी कमी मानते हैं? सरकारों की कमी मानते हैं या यहाँ पे जो आंदोलन था उसकी कमी मानते हैं? देखिए, मैं बीकानेर के लोगों की कमी मानता हूँ। जी जी, निश्चित रूप से मैं कई बार ये बात कहता भी हूँ कि हमारी जो पूर्व पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मुख्य रूप से जिम्मेदार है, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदार तो बीकानेर की जनता है। जी। एक तो जो शहर के इशू हैं उन इशू पे लोगों की जागरूकता नहीं है, और उसको लेके कोई आंदोलन होता है तो उसका कोई बड़ा प्रभाव भी नज़र नहीं आता। मतलब जनता जुड़ती नहीं है, जनता जुड़ती नहीं है, जनता में लोकल इश्यूज के प्रति कोई ज़्यादा वो है नहीं जी। सड़कों पे उतरती नहीं है, आंदोलन होते नहीं हैं, लोगों का जन जागरण का अभाव है। निश्चित रूप से लीडरशिप भी जिम्मेदार है। जैसे रेल फाटक की समस्या है, पिछले 20-30 साल से शहर का हर आदमी इसको भुगत रहा है। उसके रोजाना के 2 से 3 घंटे उस रेल फाटक पे खड़े हुए निकल जाते हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको ध्यान हो तो एक शराब दुकान का हुई जी जी, 10-1 साल पहले, बिल्कुल। कोई 40-50 लोग मर गए थे और 200-250 लोग अंधे हो गए। कोई एक दिन का धरना प्रदर्शन नहीं हुआ इस शहर में। तो निश्चित रूप से जन सरोकारों को लेकर राजनीतिक नेतृत्व तो कमजोर है ही, लोग ज़्यादा जिम्मेदार मैं मानता हूँ। नहीं, शायद कहीं ना कहीं आपकी कसक इस बात की भी होगी कि EWS का एक आंदोलन था, वो भी आपने बहुत सिरे चढ़ाया, क्योंकि एक वो समय था जब आरक्षण को लेकर के एक अलग अलग तरह की बातें आ रही थी और लग रहा था कि एक ऐसा वर्ग है जिसको वास्तव में आरक्षण की ज़रूरत है और उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर के आपने कोई मेमोरेंडम भी बनाया था और आपने खूब सारे प्रयास किए थे, और उस वक्त जैसा कि मुझे पता है कि आपको लोगों का समर्थन भी मिला था। तो आप जब भी सड़क पर उतरे, आपने कई ऐसी पदयात्राएं भी आपने की जिसमें आपको जनता का समर्थन मिला। तो कहीं ये जो नेताओं की कमी है उसकी वजह ये तो नहीं है कि नेता ही सोते हैं, नेता सो रहे हैं। अगर किसी ने जगाने की कोशिश की है, जैसा कि मेरा उदाहरण मैं आपका ही कहता हूं कि मैंने ये देखा है कि आपने जब भी सड़क पे उतरे हैं या जनता को जगाने की कोशिश की है तो जनता आपकी आवाज पर आई है। तो ये दोहरी तरह की चीज जो होती है वो कैसे होती है? देखिए, बात आप सही बात कह रहे हैं, सही बात आपने पकड़ी है। मैंने शुरू में ये बात कही कि जिम्मेदार तो राजनीतिक नेतृत्व है। बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की लगाम कौन लगाता है जी? उसको लाइसेंस कौन देता है 5 साल? वो तो बीकानेर के लोग देते हैं। बिल्कुल। तो ज्यादा जिम्मेदारी तो बीकानेर के लोगों की बनती है। जैसा EWS का इशू था जी, तो समाज बहुत बड़ा मुद्दा था, देशव्यापी मुद्दा था। हालांकि मैं ये नहीं कहता हम लोगों से ही हुआ, लंबे समय से चला आ रहा था। मुझे लगता है कि आपने इसको थोड़ा सा अलग अलग प्रदेशों में हुआ। यहाँ भी जैसे पहले देवी सिंह जी ने भी उसको दूसरे रूप में लड़ा, वो ओबीसी में चाह रहे थे, हाँ, ओबीसी का रिजर्वेशन चाह रहे। लेकिन हम लोगों ने जब इसका पूरा अध्ययन किया तो एक बात हमें समझ में आ गई कि जो अपर क्लास के लोग ओबीसी रिजर्वेशन मांग रहे हैं वो किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है, पॉसिबल है नहीं। तो ये बात समझ में आई कि समाज में एक बड़े धड़े में रिजर्व क्लास के प्रति घृणा की, कुंठा की भावना व्याप्त हो गई है। और अनरिजर्व कैटेगरी में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो जिसको वास्तव में रिजर्वेशन की दरकार है, जो बिल्कुल गरीब है, जो ढाणी में बैठा है, जो बकरी चराने वाले का बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, रेडी चलाने वाले का बच्चा है, जो पुअर क्लास के लोग हैं, उनको उस रिजर्वेशन की जरूरत है। तो कुल मिला के सब लोगों से जब विद्वान लोगों के साथ बैठना हुआ, चर्चाएं हुई, तो ये निकल के आया कि EWS जैसा एक रिजर्वेशन होना चाहिए। राजस्थान से शुरुआत की, बीकानेर से हम लोगों ने शुरुआत की। पहली मीटिंग विश्व धर्मशाला में खूब बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। प्रदेश भर में फिर हमने पूरे पश्चिमी राजस्थान में शेखावटी में बड़ी मीटिंगें की, जयपुर में मीटिंग की। फिर सब लोगों को लेके हम लोग दिल्ली गए। जो तत्कालिक हमारे सांसद थे जोधपुर के, आजकल जो सांस्कृतिक मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने राजनाथ सिंह जी से मिलाया। थावरचंद गहलोत जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे उनसे मिलाया, और 100 MPs ने हस्ताक्षर किए। फिर पार्लियामेंट में उस इशू पे बहस हुई, और जब वो सरकार जाने को थी तो मोटा मोटी 2019 में
ये रिजर्वेशन लागू हुआ। रिजर्वेशन लागू हो गया। मतलब पूरे देश में भी समय समय पर इस पे चर्चाएं होती रही है, आंदोलन भी होते रहे, अलग अलग जातियों जो ओबीसी में कैटेगराइजेशन की मांग को लेकर रिजर्वेशन करती रही, उन सबका एक बड़े लेवल पे समाधान निकल गया। और रिजर्व्ड क्लास और अनरिजर्व्ड क्लास के बीच में जो बहुत बड़ी खाई हो गई थी, उसको पाटने का काम भी इस रिजर्वेशन ने किया, समाज को जोड़ने का काम किया। तो ये एक इसमें लगता है छोटी मोटी भूमिका हम लोगों की भी रही। नहीं, आपकी बड़ी भूमिका रही। और दरअसल आपकी राजनीति का पूरा सफ़र जो देखा जाता है तो उसके अंदर एक बात बहुत उभर करके आती है कि आपकी जो राजनीति है वो विचार से प्रभावित हुई, एक सोच के साथ आपने राजनीति की, आपने कागज भी अपने साथ रखा और संघर्ष भी अपने साथ रखा। सामान्य तौर पर राजनीति में आप वो अपवाद हैं जिनके पास बात करने की क्षमता भी है और मैदान में लड़ने की और मैदान में सीधा मुकाबला करने की ताकत भी आपके अंदर है। तो ये ताकत आप कहाँ से लेके आते हैं? क्योंकि आपका बड़ा राजनीतिक सफरनामा है, बहुत सारे पॉलिटिशियन से आप संपर्क में रहे हैं, उनके साथ होने की वजह से, आपका फैमिली बैकग्राउंड होने की वजह से, या आपके अंदर एक होश थी कि मुझे ऐसा करना है? देखिए हरीश जी, जैसे जैसे समझ विकसित हुई, जब हम लोग स्कूल में थे या कॉलेज में आ रहे थे, उस समय भैरव सिंह जी शेखावत को देखते थे जी। तो उनको देखते थे कि वो सदन में भी सक्रिय रहते थे और सड़क पे भी उनकी सक्रियता थी। उनके बारे में जब ज़्यादा पढ़ा लिखा तो पता चला बहुत साधारण परिवार से थे और अपने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करके और वो लीडर हुए। विधानसभा का सदुपयोग किया उन्होंने और उतना ही उन्होंने सड़क का सदुपयोग। फिर सुराणा जी का सानिध्य मिला, स्वर्गीय माणिकचंद जी सुराणा का। तो उन्होंने एक बात सिखाई कि जब लड़ाई शुरू करनी हो तो मैदान में बाद में जाना, उससे पहले आप कागज पे आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो इशू क्या है, इशू की पूरी जानकारी जुटाना, फिर उसके लिए पढ़ना और कैसे लड़ना है, क्योंकि लड़ाई केवल सड़क पे नहीं होती, फाइनल लड़ाई तो आप टेबल पे जीतते हो। सड़क की लड़ाई से आप टेबल पे सामने वाले को ले आते हो। युद्ध की भाषा में बात करो, वार रूम होता है। हाँ, जब आप सड़क पे लड़ते हो तो आप अगले जिनके सामने लड़ रहे हो, सरकार से लड़ रहे हो, उनको टेबल पे लाने के लिए मजबूर कर देते हो। लेकिन जब टेबल पे आप लड़ते हो तब आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास तर्क और तथ्य होने चाहिए, वहाँ आप जीतते हो। तो ये बात सुराणा जी से खूब सीखी और समकालीन राजनीति में राजेंद्र राठौड़ जी को देखा। तो ये यहाँ लोकल जो लीडरशिप रही, जैसे हमने महेंद्र सिंह जी भाटी से भी सीखा। तो इन सब लोगों ने एक ही बात सिखाई कि सड़क पे लड़ने जाने से पहले आपके पास होमवर्क पूरा होना चाहिए, मुद्दे की समझ होनी चाहिए, आपके पास आंकड़े होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। तो उसी से डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे सब लोग। और फिर कई सारे, जैसे कॉलेज में यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा मूवमेंट हो गया तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। जोश की राजनीति आपने की, और चूँकि आप छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे, उस समय में छात्र राजनीति में जो आक्रोश होता है वो जोश भी हुआ, और एक समय में ये भी लगने लग गया था कि आक्रोश की राजनीति के आप सीधे सीधे चेहरे हैं। अचानक से देश दुनिया को, समाज को, परिवेश को ये पता चलता है कि सुरेंद्र सिंह शेखावत तो गांधीयन हो गए। ये जो आपके अंदर परिवर्तन आया, कुछ लोग कहते हैं कि आप भगत सिंह और गांधी दोनों के विचारों के साथ चलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप दोनों को साथ रख करके अपनी एक नया वजूद बनाया है। ये जो परिवर्तन आया आपके बीच में, बिल्कुल आक्रोश की राजनीति से गांधी, जो कि गांधी का चेहरा है, अहिंसा का चेहरा है, आंदोलन को तरीके से चलाने की बात है, असहयोग की बात है, तो उस पर आपने बड़ा अध्ययन किया। ये कॉन्ट्रीडिक्ट, ये जो विरोधाभासी चीज थी, इन दोनों को आत्मसात आपने कैसे लिया, कैसे पचा लिया इनको दोनों को? हरीश जी, जब आप मैं मानता हूँ कि हर एक जो नौजवान होता है उसके अंदर एक भगत सिंह होता है। भगत सिंह को लेकर आकर्षण है, और वो जैसा सब में ही होता है, जो समझ रखता है या जो विद्रोही स्वभाव का होता है, जो व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है, स्वाभाविक रूप में उसमें वो भगत सिंह को आकर्षण के रूप में देखता है, एक हीरो की तरह देखता है। और फिर जब आप पढ़ते लिखते हो, समाज को देखते हो, दैनिक जीवन को देखते हो, लोगों को देखते हो, लोगों के व्यवहार को देखते हो, तो आपको लगता है कि हाँ, एक तरीका वो भी ठीक था। कुछ उम्र का प्रभाव भी होता है, जब आप में परिपक्वता आती है। तो कोई गांधीवादी होना तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो कम से कम ये संभव नहीं है। और भगत सिंह के विचारों के रास्ते पे चलना भी मुश्किल काम है। हाँ, उस रास्ते, उन दोनों चीज़ों के बीच में, या जो भी बड़े लोग हुए हैं उनसे जो कुछ भी सीखने को मिले, उनसे जो भी आपकी समझ है, उसमें जो अच्छी चीज़ आप निकाल सकते हो, उनसे उनसे जोड़ तोड़ करके आप अपना एक रास्ता बना लेते हो। तो
शुरुआती जब छात्र आंदोलन होते थे तो वायलेंट हो जाते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। हिंसा भी होती थी और उसके प्रति ये भी नहीं होता था कि हमने कुछ गलत कर दिया। बाद में समझ में आया कि ये जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, ये निजी हमारी ही संपत्ति है, इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो हम हमारा नुकसान कर रहे हैं, समाज का नुकसान कर रहे जी। हैं और समाज के एक तबके के सामने विलेन भी बन रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं, जी। जैसे आजकल तो नए तो छात्र आंदोलन रहे, नए स्टूडेंट बिल्कुल। लीडर रहे, लेकिन हमारे दौर तक मैं ये मानता हूँ कि स्टूडेंट मूवमेंट होते थे, स्टूडेंट लीडर होते थे। मैं जिस दौर से निकला उस दौरान खूब सारी पुलिस प्रताड़नाएं हुई, मुकदमे हो गए। तो एक बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि आदमी जब इन पुलिस प्रताड़नाओं के चलते वो फिर अपने मुख्य मार्ग से भटक जाता है। अगर उसमें विवेक नहीं है या उसको कोई समझाने वाला नहीं है तो फिर अपराध के रास्ते पे चला जाता है। जी। वो जो बिल्कुल महीन धारा होती है उसके बीच में फर्क करने की। और मेरे साथ तो ऐसी स्थिति हुई कि इतने सारे मुकदमे हो गए तो एक बार तो स्थिति ऐसी भी आ गई थी कि हो सकता है उस रास्ते पे चल, लेकिन एक कुछ विवेक जागृत हुआ, कुछ समझदार लोग, अच्छे लोगों का सानिध्य था। और बीकानेर शहर के जो लोग हैं, जैसे हम लोग जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, आप लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी जी। और आप जैसे खूब सारे लोगों का सानिध्य मिला जो समझाते भी रहते थे जी। और ये स्वभाव में भी था कि जो अपने से बड़े हैं, जो समझदार हैं, जो जन समस्याओं को, जन मुद्दों को समझते हैं, उनसे बातचीत करते, तो उसका ये प्रभाव रहा या ईश्वरीय कृपा रही कि ठीक रास्ते पे चले गए, विवेक ने साथ दिया। और फिर जब पढ़ना लिखना शुरू किया, देश दुनिया को समझने की कोशिश की, तो गांधी का विचार यूँ मुझे लगा कि भाई ये से सही कोई रास्ता है नहीं। अच्छा। जैसे गांधी का जो आर्थिक नीतियाँ हैं, भारत के बारे में उनकी जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट निवारण के लिए अब जैसे पूरी दुनिया लड़ रही है, ऐसे में लगता है कि गांधी का रास्ता ही सबसे सही रास्ता है। जो इकोनॉमिक मॉडल है गांधी का, अब जब कैपिटलिज्म के इस स्थिति में आकर जो आर्थिक असमानता की खाई चौड़ी होती जा रही है, आज भी रिपोर्ट एक आई है जिसमें ये कि संपत्ति का बंटवारा दुनिया का बहुत कुछ परिवारों के बीच में रह गया और बाकी सारे लोगों के पास बहुत थोड़ी संपत्ति में हिस्सा है। हाँ। तो ये लगता है कि जो मॉडल उन्होंने दिया वो अगर इम्प्लीमेंट होता तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी और जो ग्राम स्वराज का उनका आर्थिक मॉडल है, तो वो केवल उन्होंने ग्राम विकास तक उसको केंद्रित कर लिया। तो उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने उनकी आर्थिक नीतियों पर भरोसा नहीं किया, लागू नहीं कर पाए। तो ऐसा लगता है उनका रास्ता सही है। बहुत सारे मसलों में असहमति भी होती है, जैसे गांधी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं, तो उस मसले पे असहमति भी है। बिल्कुल। तो अच्छा, कुछ समय काल परिस्थितियों के हिसाब से भी चीज़ें तय होती हैं। जो वो बदलाव समाज में गांधी जिस समय काम कर रहे थे उस समय ये बात कहना बहुत मुश्किल काम था, समाज में स्वीकार्यता भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक्त उन्होंने ये बात कही। ठीक है। पर जो कानून के माध्यम से जो बदलाव डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, उसका प्लेटफॉर्म तो कम से कम गांधी ने तैयार किया। समाज को इस बात पे तो लेके आए कि सब लोग एक जैसे हैं, एक साथ बैठना चाहिए, समानता की बात करनी चाहिए। तो जब मैं अपने आप में देखता हूँ तो कुछ तो पढ़ने लिखने से समझ विकसित हुई है और कुछ सड़क पे गए, आंदोलन के लोगों के बीच में गए, समाज के बीच में गए, तो समाज के विचारों से आपकी एक अवधारणा बनती है। बिल्कुल। और फिर आपका रास्ता तय होता है। तो अब कोई कहे गांधीवादी होना, मुझे तो लगता है गांधीवादी होना तो बहुत मुश्किल काम नहीं, वो गांधीयन एक विचार के साथ, एक विचार से प्रभावित होना, उस रास्ते पे अगर चल रहे हैं कि वही बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी आर्थिक नीतियाँ, गांधी की आर्थिक नीतियों और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आर्थिक नीतियों में कोई फर्क नहीं है, वो सेम एक जैसी बात है। आप ग्राम स्वराज की भी बात करते हैं, ग्राम विकास की भी बात करते हैं और गांव से ही आपकी जो पृष्ठभूमि है वो गांव की है। लूणकरण सर में आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत देखा है। एक समय में तो डेनमार्क कहा जाता था लूणकरण सर को। आप जब रहते थे वहाँ पे दूसरी तरह के आंदोलन भी चले, NGOs भी वहाँ पे बहुत सक्रिय हो गए। आज आप शहरी हो गए हैं, आप शहर में आकर के बस गए हैं, गाँव को कौन संभालेगा? देखिए, एक अच्छी चीज़ मैं जो इन दिनों में देख रहा हूँ कि कम से कम राजस्थान में तो कि शहरीकरण रुक गया है जी। गांव में आर्थिक संपन्नता आई है। ठीक है। जो गांव का पूरा मूवमेंट हो रहा था ना शहर की तरफ आने का, वो पलायन हो गया, वो लगभग मुझे लगता है कि रुक गया है। ठीक है। और जिस तरह से पिछले 10-20 सालों में जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज है उससे जो बदलाव आ गया है, कृषि जिनसों के भाव बढ़ गए हैं और गांव में स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत सारे काम शुरू हो गए हैं। गांव के लोग गांव में ही रोजगार कर रहे हैं। अच्छा। गांव की समृद्धि आप गांव में जाके देखिए, अपने इलाके में तो बिल्कुल गांव खूब समृद्ध हो। नरेगा का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, सड़कें, नरेगा का बड़ा प्रभाव रहा। बिल्कुल। जो आर्थिक आज़ादी दी है नरेगा ने आम आदमी को, और जो मजदूरी में बढ़ोतरी हुई और इन सब चीज़ों, फिर
जो कृषि वैज्ञानिकों के प्रयासों से जो खाद्यान्न का जी एग्रीकल्चर का जो उत्पादन बढ़ गया, जी और जो नई पीढ़ी पढ़ लिख ली, टेक्नोलॉजी आ गई और बहुत सारी चीज़ें इससे यूट्यूब से लोग सीख रहे हैं, उस जी। पर काम कर रहे हैं, तो छोटे उद्योग भी, राजनीतिक चेतना भी जागृत हुई। हाँ, भरपूर राजनीतिक चेतना जागृत हुई है, राजनीतिक चेतना भी बहुत जागृत, बढ़िया तरीके तो से। बड़ा बदलाव आ गया है। और हम चाहे कहीं रहें, चाहे शहर में रहें, चाहे गांव में रहें, ये तो एक ठीक है कि आपकी व्यवस्था है कि आपको जी। कहाँ रहना है, जी लेकिन जैसे मैं मानता हूँ कि राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए तो शहर गांव कोई होता बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी ग्रामीण क्षेत्र के इशू पे भी हम लोग वैसे ही लड़ते हैं जैसे शहरी क्षेत्र के इशू पे लड़ते हैं, और मुझे लगता है कि इस मामले में गांव का आदमी ज़्यादा जागरूक है। राजनीतिक जागृति ज़्यादा है। शहर के मुकाबले गांव के आदमी में ज़्यादा है। सरकारी योजनाओं की जानकारी उसको ज़्यादा है, उनका बेनिफिट कैसे लेना है ये उसको जानकारी ज़्यादा है। ठीक है। अपने मसलों के प्रति उसमें ज़्यादा जागृति है। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? आपने क्योंकि बातचीत की शुरुआत में कहा था, और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं क्योंकि आप विचारशील लीडर हैं, नेता हैं, कि शहर का व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। अब एक बाइफिकेशन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। शहर का व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए सचेत नहीं है, और गाँव का व्यक्ति, आप ही जैसा कह रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए वो जागरूक है, उसको पता है कि मुझे कौन सा कागज कहाँ पे रखना है, क्या चीज़ें करनी है। इसकी वजह भी क्या मानते हैं? इसमें मैंने जो समझा है जी वही पे बात कि एक तो जो हमारा जो खेती का मॉडल है ना जी, उस मॉडल में गांव के आदमी के पास भरपूर समय है। ठीक है। चाहे नहरी खेती है, चाहे ट्यूबवेल की खेती है, और चाहे बरानी खेती है, जी जी उस आदमी के पास समय बहुत रहता है। और हालांकि अब कॉरपोरेट प्रयास कर रहे हैं हमारे इस एग्रीकल्चर सिस्टम को डैमेज करने का या उस पर हावी होने उस पर हावी होने का, लेकिन अभी तक जो हमारा सिस्टम उसमें उसके पास भरपूर समय है। जी। शहर का आदमी मजदूरी करता है, नौकरी करता है, प्राइवेट कंपनी में काम करता है, वो उसके पास समय का अभाव है। वो काम करता ही मतलब कुछ ना कुछ काम करता है, सुबह 9 बजे निकलता है, रात को वापस 9 बजे घर आता है। बिल्कुल। उसकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी करने के लिए दिन भर लगा रहता है। गांव का आदमी अखबार भी पढ़ता है, टीवी भी देखता है, समाचार भी सुनता है, गांव के गुवाड़ में बैठ के गट्टे पे बात करता है, नेताओं के भाषण सुनता है, उनका विश्लेषण भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। शहर में जैसे बीकानेर शहर में तो आप परकोटे में तो जरूर इन बातों पे चर्चाएं होती डिस्कशन हो जाता है, बाकी जो बाहरी नया बीकानेर बस गया है, कॉलोनीज है, उनको अपने पास वाले पड़ोस वाले से फर्क नहीं, उनको जानते ही नहीं और फर्क नहीं पड़ता, और बिल्कुल ही मतलब विचार शून्यता जैसी स्थिति है। कोई छोटा मोटा सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आ गया तो वो जरूर उस पर ही कर लेता है, लेकिन बाहर कहीं निकल के बात तो वो भी नहीं करता। तो और जो गांव में एक बात और भी आप देखिए कि नेताओं से सवाल जवाब भी गांव का आदमी करता है। गांव की गुवाड़ में जब वो वोट मांगने जाते हैं या किसी मसले पे जाते हैं तो सवाल जवाब भी कर लेता है, और उसको उस स्तर पे भी ले जाता है कि भाई किसी को जवाब देना है तो या गांव में घुसने भी नहीं देते, इस स्थिति पे भी लेके आ जाते हैं। ठीक बात है। तो इसका मतलब कि उसमें राजनीतिक समझ है, जागृति है, अपने अधिकारों के प्रति, मसलों के प्रति वो बहुत जागरूक है। अब शहर में अगर 4 दिन लाइट नहीं आए तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी जाके बिजली कंपनी का यहाँ घेरेगा, लेकिन गांव में अगर 2 दिन लाइट नहीं आएगी। बिल्कुल। अभी एक बीच में वो भी था कि स्कूल में टीचर नहीं थे तो लोग पद यात्रा करते हुए पहुंच गए, निकल गए। 2-3 जगह तो हम लोगों ने जाके वहाँ उनको वापस बच्चों को भिजवाया, बात कराई प्रशासन से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है कि हमारा ग्रामीण जो है वो शहर के आदमी के मुकाबले ज़्यादा जागरूक हो रहा है। लेकिन शहर का जो मिडिल क्लास आदमी है जो सब समस्याओं से जूझ रहा है उसको भी अपने मसलों को लेकर जागरूक होना ही चाहिए। इन मसलों को जागरूक करने के लिए आपने कोशिश की थी कि आप बीकानेर विधानसभा पूर्व से चुनाव लड़ें, और आपकी कोशिश ये भी थी कि आपको टिकट मिले, और इसके लिए आपने टिकट भी मांगी। तो बीकानेर विधानसभा पूर्व में ये एक अलग बात है कि टिकट एक कोई मिलना था, और वो जो भी राजनीतिक कारण थे वो दूसरे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि बीकानेर विधानसभा पूर्व के निवासियों के लिए आपके दिमाग में क्या योजना थी, क्या आपका विजन था कि उस क्षेत्र के लोगों को अगर आप विधायक होते तो उनको क्या दिलवाने की कोशिश करते हैं? देखिए, यहाँ पूर्व और पश्चिम को बाइफरकेट नहीं कर सकते आप। ठीक है। बीकानेर के जो मसले हैं वो कॉमन मसले हैं, साझा मसले हैं, साझा समस्याएं हैं, साझा तकलीफें हैं। मुझे लगता है कि पिछले 60-70 साल में आज़ादी के बाद से ही जयपुर का डेवलपमेंट हुआ, जोधपुर का हुआ, उदयपुर का हुआ, जो लीडरशिप आई, एवं अजमेर का भी हुआ, जो रीजनल लीडरशिप डेवलप हुई, चाहे अशोक गहलोत जी थे, चाहे सुखाड़िया थे, चाहे जयनारायण व्यास थे, जो भी हरदेव जोशी रहे, उन्होंने अपने अपने इलाके की फिक्र की। ठीक है। हमारे यहाँ हमारे जो शहर है, हमारा जो डिवीज़न है, इसको ऐसी लीडरशिप मिली नहीं जैसी मिलनी चाहिए थी, और विकास के बहुत सारे पैमानों पे हम उन शहरों से बहुत ज़्यादा पिछड़ गए। ठीक है।
कंपेरेटिव आप कोटा को देखिए, आप जयपुर को देखिए, जोधपुर को देखिए, वहाँ जैसा डेवलपमेंट हुआ है शहरों में वैसा हमारे यहाँ नहीं हुआ। मोटा मोटी तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसी जरूरत है बीकानेर को, उसमें अभी भी हम 20-30 साल पिछड़े हैं। ठीक है। दूसरी बात, जैसी जरूरत इस शहर को रोजगार की दृष्टि से है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है 7-8 लाख लोगों का, जो बड़ा एक रोजगार का केंद्र यहाँ विकसित होना चाहिए था, वो हमारे यहाँ हो नहीं पाया है, और जो थे वो भी खत्म होने की कगार पे हैं। तो वो एक इस शहर के लिए बड़ी आवश्यकता थी। तीसरा, मेडिकल का और एजुकेशन का जैसा सेंटर यहाँ होना चाहिए, जैसे हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हमारी बननी ही चाहिए। बिल्कुल भाई, जब सारी जो व्यास कमीशन ने जो सिफारिशें करी, बिल्कुल IIT की करी, IIM की करी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो हमारे यहाँ की बाकी सब की सिफारिशें आपने मान ली, और हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप अजमेर लेके चले गए, तो हमारी लीडरशिप की कमजोरी के कारण हुआ। लेकिन हमें नहीं मिल पाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अभी हाईकोर्ट की बेंच हमें चाहिए ही, बिल्कुल हमारी वाजिब डिमांड है वर्चुअल। और हमारा जो पूरा इलाका है, जोधपुर हाईकोर्ट में सबसे ज़्यादा केसेज हमारे लोगों के हैं। ठीक बात है। वहाँ हमारा आदमी जाता है तो 50,000 से कम उस फीस वकील लेता नहीं। अब रहना आना जाना ये सब चीज़ें होती है, तो ये यहाँ होनी चाहिए। इसमें क्या है, हमारी रेल फाटकों की समस्याओं को हम जूझ रहे हैं, ड्राई पोर्ट की रिक्वायरमेंट है इस शहर को, इस शहर को एम्स जैसे इंस्टीट्यूट की जरूरत है। मैं भजनलाल जी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को वो इसकी IIT की तर्ज पे जो RIT बना रहे हैं, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो करना चाह रहे हैं। ये अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बन गई, सब लोगों के सामूहिक प्रयास हैं। वेटनरी यूनिवर्सिटी भी बन गई, लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टूट गई, जो उसका मूल स्वरूप था वो खंडित हो गया। तो बड़ा एजुकेशन का सेंटर बीकानेर में विकसित होना चाहिए, उसके लिए राजनीतिक प्रयास जरूरी थे और वो करने चाहिए, और सबको साझा रूप से करने चाहिए। भले ही वो MLA की टिकट मिलना और MLA बनना तो ये एक अलग बात है, जी। नहीं भी है तो हम उन सब मुद्दों को लेके हमारी जागरूकता है, और हम लोग निश्चित रूप से उन जो प्रयास किए जाने तो करेंगे और लड़ेंगे भी। आपके पास कोई प्लान है इस पर करने का, कोई ऐसी घोषणा जो आप इस बातचीत के माध्यम से करना चाहते हैं? आपकी कोई प्लानिंग? निश्चित रूप से मैंने जो आपको तमाम मुद्दे जो बताए हैं, उन सब मुद्दों को लेके मेरे पास प्लान है, विजन है, और हम उस पर काम शुरू करेंगे। बिल्कुल। साथियों के साथ बात तो हो गई है कि अब सब विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव निपट गए हैं, तो अब बीकानेर का स्वरूप जैसा हम डेवलप्ड बीकानेर का सपना जो हम लोग देखते हैं, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उस पर कैसे काम करना है, कैसे सरकारों से बात करनी है और उनको इश्यूज़ को इम्प्लीमेंट कराना है, और सारे राजनीतिक नेतृत्व का साथ लेकर उस मतलब इसमें भी आप वही सर्वदलीय वाला मामला करेंगे जैसा आपने यूनिवर्सिटी के आंदोलन में किया था, या आप अपने समान विचारधारा वाले लोगों को साथ मिला करके आंदोलन? देखिए, मेरा ये मानना है कि अपने शहर के इश्यूज को लेके तो हमें पार्टी पॉलिटिक्स के बैरियर से हट के बात करनी चाहिए। पार्टी का जो हमारा बाउंड्रीज हैं वो तो हमारे विचारधारा आधारित चीज़ें हैं। जब बात हमारे शहर की, इलाके की, शहर के विकास की, डेवलपमेंट की आती है, तो उस पर तो काय का बैरियर, जो लोग मानते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो किसी विचारधारा, किसी पार्टी का है, वो तो एक प्लेटफॉर्म पे आना ही चाहिए, जी, और साथ खड़ा होना चाहिए उसको। तो आप ऐसे लोगों से संपर्क में हैं या अभी संपर्क करेंगे? देखिए, मैं नीतिगत आपको ये बात कह रहा हूँ कि शहर के मसले पे जो लोग भी इन मसलों पे हमारे साथ आना चाहेंगे, उन सबका स्वागत है। जी, आप मतलब सुरेंद्र सिंह शेखावत इस मुहिम को लेकर के चलना शुरू करने वाले हैं। उनके पास अपना रूट चार्ट है, अपना उनका प्लान है, और वो बहुत जल्दी ही इस विषय में, क्योंकि अब सरकार भी भाजपा की है, तो उनको लगता है कि उनकी बात को जल्दी सुना जाएगा। जी, तो ये आप करने वाले। निश्चित रूप से हमारे यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, हमारे दोनों विधायक हैं, सांसद हैं, बिल्कुल उनसे बात करेंगे, उनको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। तो आप बीकानेर शहर का एक जो सपना देखते हैं वो है एक, सुरेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आप एक मुद्दे को लेकर के हमेशा कहीं ना कहीं उसको छोड़ देते हैं, कहीं भूल जाते हैं। जो मुद्दा आपकी शुरुआत में आपके साथ था, आप राजस्थानी भाषा से भी जुड़े हुए हैं, राजस्थानी साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, शुरुआत में आपने किताबें भी लिखी, और राजस्थानी भाषा की मान्यता का जो मुद्दा है वो फुटबॉल बना हुआ है। पिछले 20 साल से राजस्थान सरकार ने एक संकल्प पारित किया, केंद्र सरकार को भेज दिया, केंद्र सरकार ने कह दिया कि ये तो राज्य सरकार का मामला है, इसको दूसरी राजभाषा बना सकते हैं। उधर वो कह रहे हैं हम संवैधानिक मान्यता करेंगे। इस मसले को किस रूप में देखते हैं, और क्या हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार
राज्य में भी है और केंद्र में भी है। तो क्या वास्तव में भाषा को मान्यता मिलेगी, हमारी भाषा राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलेगी? आप किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए हरीश जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग राजस्थानी भाषा के मान्यता के मसले को वोट का मसला नहीं बना पाए। ठीक बात है। हमारी जो बिरादरी है, राजनीतिक दलों की नेताओं की बिरादरी, वो वोट के मसले के अलावा उनको कोई बात समझ में नहीं आती। देखिए हरीश जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग राजस्थानी भाषा के मान्यता के मसले को वोट का मसला नहीं बना पाए। ठीक बात है। हमारी जो बिरादरी है, राजनीतिक दलों की नेताओं की बिरादरी, वो वोट के मसले के अलावा उनको कोई बात समझ में नहीं आती। और हम राजस्थान के लोग, राजस्थानी भाषा के मान्यता के समर्थक लोग इस मसले को वोट का मसला नहीं बना पाए। ये हमारी बड़ी कमजोरी है। जब किसी भी पार्टी की सरकार है, वोट के मसले को लेकर सब चिंतित रहते हैं, हम लोग उसको बना नहीं पाए। अभी भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाएं घोषित की। बांग्ला को बनाया था, उसको तमिल और बांग्ला को। राजस्थानी से जो भी मापदंड हैं शास्त्रीय भाषा के, राजस्थानी तो उसको सबसे पहले फुलफिल करती है। बिल्कुल बिल्कुल करती है। हमारी हिस्ट्री तो हिंदी से पुरानी है, हमारा साहित्य पुराना है, हमारी संस्कृति, जो लेखन हुआ है, जो विशाल पांडुलिपियाँ जो इस भाषा में लिखी गई हैं, और जो भी मापदंड होते हैं भाषा की मान्यता के, या जो भी इन्होंने शास्त्रीय भाषा के लिए भी मानदंड तय किए, उन सब मानदंडों पे हम लोग खरे उतरते हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है हमारी लीडरशिप की, कि जब देश आज़ादी के दौर से, आज़ादी की लड़ाई से बाहर निकला, जब स्टेट्स बन रहे थे, उस समय हमारे लोगों ने हिंदी के लिए त्याग किया और राजस्थानी की जिद नहीं करी, जिसका परिणाम हम 60-70 सालों से भुगत ही रहे हैं। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से इस मसले पर बड़े स्ट्रांगली ये बात कहता हूँ कि चाहे राज्य की सरकार है तो राजभाषा का दर्जा दे, और केंद्र की सरकार हमें जो 8वीं अनुसूची में शामिल करे। और समय समय पे जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी कहने की बात आती है, वो जो पार्टी का प्लेटफॉर्म होता है, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म, मैं इस बात पे अपनी तरफ से खड़ा रहता हूँ। नौजवान खूब सारे अलग अलग संगठनों से आंदोलन भी हो रहे हैं, जहाँ उनकी मदद करने की जरूरत पड़ती है, वहाँ उनको भी करते हैं। बिल्कुल। एक आपके जो शुभचिंतक है, शुभचिंतक मैं बिल्कुल पॉजिटिवली कह रहा हूँ, जो आपके शुभचिंतक है, उनको आपसे शिकायत है कि सुरेंद्र सिंह शेखावत अगर बीकानेर छोड़ दे और दिल्ली को अपना हेडक्वार्टर बना ले या जयपुर को बना ले, तो वो एक भारतीय जनता पार्टी के चमचमाते हुए चेहरे होंगे, बड़े पैनलिस्ट होंगे, और उनकी बात को बिल्कुल, क्योंकि आपके विचार को और आपके जो होमवर्क है उसको देख करके आपके जो लोग हैं, लेकिन वो अपने बीकानेर का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे लॉ एंड एक्सप्रेस के माध्यम से? देखिए, दो तरह की राजनीति लोग करते हैं जी। एक मास पॉलिटिक्स करने वाले लोग होते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स करने वाले लोग। मैंने तो जिन लोगों से सीखा है, या जो मुझे सिखाया गया है, मुझे तो मास पॉलिटिक्स, बिल्कुल जनता के बीच में जाना और उनकी बात करनी, उनकी बात करनी। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स भी लोग करते हैं जी, और मैं अपने आप को यहाँ ज़्यादा फिट मानता हूँ जी। तो इसलिए जिस इलाके को लेके हमारा विजन है, काम करने की एक सोच है, दृष्टि है, उन लोगों के बीच में काम करने में अपने आप को ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ, बजाय जयपुर दिल्ली में कहीं पार्टी दफ्तर में बैठ के। पार्टी दफ्तर में बैठ के और उनकी जो नीतियाँ हैं उस पर कोई बात। भाई मैं यहाँ अगर 2-5 लोगों की भी मदद कर पाता हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी है। मेरा कार्यालय अभी भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक खुलता है। बिल्कुल लोग आते हैं, जो उनसे मदद पड़ पाती है, जितनी हमारी हैसियत है उसके अनुरूप उनकी मदद भी करते हैं, और प्रयास करते हैं कि कोई निराश होकर नहीं जाए। तो मुझे तो इसमें ज़्यादा खुशी महसूस होती है। सारी चीज़ों के बावजूद टाइमलाइन में अगर अपन देखें कि आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में सुरेंद्र सिंह जी अपनी कौन सी जगह देखते हैं? सुरेंद्र सिंह जी कहाँ रह करके जनता की, वही बात तो यही है कि जनता की सेवा ही आप करेंगे। किस रूप में जनता की सेवा करते हैं? सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, महापौर के रूप में, या कोई ऐसा पद जिसको जनादेश से मिलता है, या कि समाज का, किस रूप में आप अपने आप को देखते हैं? देखिए, हर राजनीतिक कार्यकर्ता की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, और जो भी राजनीतिक दल जिसमें वो काम करता है वो उसको वो प्लेटफॉर्म देता है। मुझे लगता है कि आप चाहे कुछ भी बने, आपके पास उसके पीछे विजन होना चाहिए, आपके पास विचार होना चाहिए, आपके पास काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो ये तो तय करना है पार्टियों को कि इस कार्यकर्ता का उपयोग हमें कहाँ करना है। और मेरी जो भूमिका है, मुझे लगता है उस भूमिका को मैं पिछले 10-20 साल से निभा रहा हूँ, उसको और
ज़्यादा मेहनत के साथ जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करते हुए लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे, लोगों के लिए संघर्ष करेंगे, जी। जो बन जो पड़ेगा। पड़ेगा। मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब की बात कहता हूँ कि मेरी जो राजनीति है वो लोगों के लिए है, फॉर जी। पीपुल, बाय पीपुल, ठीक टू है, पीपुल। ठीक है। तो ये थे सुरेंद्र सिंह जी, जो सतत संघर्ष में विश्वास रखते हैं, जनता के बीच में जाने पर विश्वास करते हैं और ये चाहते हैं कि वो जनता के बीच जाकर के अपनी राजनीति करें। जनता ने अगर उनको अवसर दिया तो वो ज़रूर वो सारे काम, वो सारे सपने पूरा करना चाहेंगे जो उनके मानस में हैं। लॉ एंड एक्सप्रेस की इस बातचीत में को हम यहीं विराम देते हैं। सुरेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ हुए, आपका नमस्कार। धन्यवाद।